नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व राज्यपाल की आज हम बात करेंगे और इसी खबर से शुरुआत करेंगे। पूर्व राज्यपाल रहे मेघालय के सतपाल मलिक और उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का समर्थन जरूर करूंगा। थोड़ा सा विस्तार से चलना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सतपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए भी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वे लगातार अपने बयानों से बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। अब उनका ताजा बयान समाजवादी पार्टी प्रमुख और आरएलडी चीफ को लेकर है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपने बयान में कहा है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, इसके लिए मेरे पास बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। लेकिन राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं लोगों से, मतलब अप्रत्यक्ष जो तरीके से है उसमें हम इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर वे मदद मांगेंगे तो मैं मदद जरूर करूंगा, मैं सहयोगी के तौर पर उनके साथ रहूंगा। तो एक बड़ा जो है दृश्य इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राज्यपाल की तक पहुंचे और इसके बाद उन्होंने 2 बार राज्यपाल पद की कुर्सी को भी संभाला और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर अक्सर ये भाजपा पर ही निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। अब उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर बयान दे दिया और इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे हम अपने साथी सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से और उनसे ही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और जिस तरीके से उनकी एक अपनी अलग छवि है पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर। देखो, सत्यपाल मलिक मतलब कि कोई नहीं जानता हो ऐसा ये नाम नहीं है। उनकी बात करें भारतीय राजनीति की तो मेघालय के वो राज्यपाल तो फिलहाल 2 दिन पहले ही रिटायर हो चुके हैं। उनकी राजकीय कैरियर जो है उनकी बात हम सबसे पहले सभी दर्शकों को बताएंगे। तो अलीगढ़ सीट से 1990 के आसपास से वो जनता दल की तरफ से सांसद रह चुके हैं, जनता दल की तरफ से, और 96 में समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी लेकिन हार चुके थे। मेरठ में उनकी पढ़ाई हुई है कॉलेज में, ये भी एक सब लोग जानते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और 21 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उसके बाद राजनीति में आने से पहले एलएलबी किया था और मैंने जैसे बताया कि जनता दल की ओर से चुनाव लड़ा था और सांसद भी बने थे। उसके बाद समाजवादी ने टिकट दी लेकिन वो जीत नहीं पाए। साथ साथ बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैंने जैसे अभी बताया वो रह चुके थे और रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पद खाली था और उनको चुना गया था जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की राजनीति में अब ये मेघालय के पूर्व राज्यपाल इशारों में बहुत कुछ बोल रहे हैं, जिसके बाद एक चर्चा जो है कि सत्यपाल मलिक क्या ये जो वहाँ की जो पार्टी है फिलहाल तो विपक्ष में बैठी हुई है उनको सपोर्ट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को खुल के सपोर्ट करेंगे। हालांकि जब वो बोले हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को राज नहीं आया है, क्योंकि वो बैठे थे राज्यपाल के, गवर्नर के एक पद पे और निशाना ताकते थे केंद्र सरकार की नीतियों पर। किसानों की नीति की बात हो या अलग अलग जो चर्चा का एक बिंदु रहता था वो सत्यपाल मलिक का जरूर रहता था, क्योंकि वो उंगली उठाते थे और इशारों में बहुत कुछ बोल देते थे। अब इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल था क्योंकि वो गवर्नर थे और भारतीय जनता पार्टी ने ही नियुक्त किया हुआ था, तो उनको भी एक मतलब अपना खेमा संभालने में भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी पीछे हट हो जाती थी और कुछ रिप्लाई नहीं दे सकते थे सत्यपाल मलिक को। अब वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि मैं समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जो है आरएलडी के चीफ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, उनको मदद करेंगे। अब उनको कैसे मदद करेंगे वो तो आने वाले
चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल तो उन्होंने बोला है कि मैं खुलकर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन ये मदद की उसको भी राजनीति ही बोली जा सकती है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनकी जो एक रवैया था वो भी केंद्र सरकार और उनकी नीतियों पर निशाना ताकते सबने देखा हुआ है। 2024 में मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन दूंगा, ऐसी भी वो बात कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि राजनीति में खुल के सामने नहीं आऊँगा, लेकिन मदद करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो तो आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन एक बात फिक्स है कि जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो जगह है वो तो अभी कहीं पे बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है, उनके बयान जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है, दिग्गज नेता, उनको जच नहीं रहे थे। एक बात तो साफ है कि वहीं पे उनको कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलेगा, तो उनका सॉफ्ट कॉर्नर इस तरफ मतलब जयंत चौधरी हो या अखिलेश यादव हो, उनके तरफ मतलब उन्होंने रुख अपनाया है। अब देखना है कि वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। एक वो बात है जो जम्मू कश्मीर की जो नीतियाँ थी और अहम फैसले थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उस समय मदद की थी। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है सत्यपाल मलिक और भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग आंदोलन हुए किसान के, या अलग अलग जो किसान की बात करते थे नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। अब बीजेपी सरकार में है और राज्यपाल भी वो नहीं है, तो किसान के मुद्दे पर वो कैसे खुलकर बोलेंगे वो भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। क्योंकि गवर्नर के पद पर रहते हुए अगर वो खुलकर बोलते थे, तो अब तो वो कुछ पद पे नहीं है, कोई भी पद पे वो नहीं है। तो आने वाले दिन में सत्यपाल मलिक का क्या रोल होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने रुख तो किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरफ से। जी शोभित जी, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बात का और जिक्र किया था, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अजय मिश्र टेनी जो राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुकात है, और लखीमपुर खीरी घटना में उनके बेटे को हिरासत में लिया गया था और उन पर यह आरोप लगाया गया था उनके बेटे पर कि उन्होंने किसानों की हत्या की है, मतलब जबरन हत्या की है। तो लगातार जिस तरीके से आरोप भी लगाया था उसको लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि हमें किसानों के मुद्दों को हल करने की जरूरत है। अक्सर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बकाया पर आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन उनका बकाया नहीं दिया जाता है, मतलब कि किसानों का बकाया नहीं दिया जाता है। वहीं लखीमपुर की घटना के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि ये घटनाएं मतलब रखती हैं कि जिनके हाथ में हम इनको कर रहे हैं ये बहुत घमंडी हैं और वो समझते हैं कि पॉलिटिकल पावर से सब कुछ जीता जा सकता है। मतलब एक बार फिर से इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। उन्होंने कहा था कि लगातार इस घटना के बाद किसानों ने मांग की थी कि अजय मिश्र टेनी को पद से बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसको लेकर भी उन्होंने जो 1 साल इस घटना के होने के बाद में इसको लेकर भी एक बयान दिया है। तो ऐसे इन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिसमें सतपाल मलिक हो जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हो जाते हैं, वरुण गांधी का भी जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहते हैं और अपनी ही सरकार की नाकामियों को वो खुले मंच से साझा करते हैं। तो जिस तरीके से ये जो चलन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं कि वो खुलकर बोल देते हैं, जैसे आपने नाम गिनाए वरुण गांधी हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो, कि वो सीधे ही मतलब रिपोर्ट कार्ड और आईना वो दोनों एक साथ रख देते हैं सरकार के ऊपर। दूसरे एक दिग्गज नेता है नितिन गडकरी, वो भी मतलब सरकार की आलोचना या सरकार की नीति पे कहीं ना कहीं वो इशारों में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं और शायद उनको इस बार उसका जो एक इनाम है वो भी मिल चुका है। फिलहाल वो मंत्री तो है, लेकिन कारोबारी में वो भारतीय जनता पार्टी की जो एक दिग्गज कारोबारी रहती है उसमें उनका नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक भारतीय जनता पार्टी को मतलब आत्मचिंतन करना चाहिए कि दिग्गज नेता जो है वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। वो तो करना ही चाहिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी के नाते उन्होंने एक मतलब अलग अलग दिग्गज जो थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और उनके पैरेलल जो
नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई है। वो सभी को मार्गदर्शक मंडल में स्थापित कर दिया है। अब उनसे कौन सा मार्गदर्शन फिलहाल तो वो लेते होंगे वो पता नहीं है हमको, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो दिग्गज नेता है वो नेता का कहीं ना कहीं मतलब सम्मान रखना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। कितनी सुनते हैं, कितनी बात उनकी जो है वो पार्टी देख लेती है, वो बात पार्टी की है। लेकिन जो चर्चा होती है, जैसे सत्यपाल मलिक ने बोल दिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक हिस्सा रह चुके हैं। गवर्नर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था। फिर भी वो खुलकर कुछ कुछ मुद्दे पे सामने आ जाते हैं, किसान का मुद्दा हो या आर्थिक नीति का मुद्दा हो या कुछ भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टॉप पर बैठे हुए फिलहाल जो नेता है उनको ये जच नहीं रहा है और उनको साइडलाइन किया जाता है। ये सत्य बात है और हमने देखा हुआ है। तो ये सत्य बात पे सत्यपाल मलिक का क्या हाल होगा वो तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन उनकी निराशा जो है वो कहीं ना कहीं इशारा कुछ और जगह पे करती नजर आ रही है। जी, एक हमारे पास सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ बयान भी हम चाहेंगे कि वो दर्शकों तक पहुंचे और आपसे भी जानना चाहेंगे, उस बयान के बाद आपकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे, तो उसको सुनते हैं। जी, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देने पड़ता है, या आज भी हो सकता है। तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेल में लिए घूम रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा से बिल्कुल नहीं डरता। 100 जाँच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार है क्या कराने? उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उसे कहा उन्होंने कि हटाऊंगा, फिर हटाया नहीं। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं, मुझे मेघालय भेज दिया। तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, तो जिस तरीके से आप कह सकते हैं, हालांकि ऑडियो की आवाज़ उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन समझा जा सकता था कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई आवाज़ को बुलंद किया तो मुझे मेघालय भेज दिया गया और मैं दबने वालों में से नहीं हूं, मैं सरकार की पोल खोलकर ही रहूंगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वो शख्सियत रखते थे और उसके बाद में उनका ये बयान आ रहा है कि मैं सरकार की ही पोल खोल दूंगा, मैं किसी जाँच एजेंसी से डरने वाला नहीं हूँ और मैं डरने वाले व्यक्ति में भी शामिल नहीं हूं। तो जिस तरीके से वो सीधा, मतलब अब तो पूर्व राज्यपाल हो गए हैं और अब पूरा खुलकर उन्होंने जो है अखाड़ा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या लगता है किस तरीके से जो इनके मन में चलता रहा होगा और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी कोई भी बयान सार्वजनिक मंच से साझा नहीं किया गया, ऐसा क्यों है? कभी भी वो बयान सार्वजनिक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी लाइन की जो गाइडलाइन है उसको भी, अगर वो पार्टी के अंदर से और पार्टी से ही चुने गए थे तो उन्होंने वो पार्टी की जो एक गाइडलाइन रहती है या एसओपी रहती है उसका भी पालन तो किया नहीं है। तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के वो मतलब सदस्य है नहीं है वो तो पार्टी को मालूम, लेकिन गवर्नर तो वो चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से ही। अब पार्टी के सामने ही अलग अलग मुद्दों पर अगर कोई कार्यकर हो या कोई नेता हो वो खुलकर सामने आ जाता है तो उनको कोई भी पार्टी हो, वो अब भारतीय जनता पार्टी का एक रवैया कैसे है और वो सामने कभी आएगा नहीं आएगा वो तो मतलब हम देखेंगे। लेकिन जब सत्यपाल मलिक ने कुछ बोला है तब किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया
वो पार्टी से हो या सरकार की तरफ से हो, कभी आई नहीं है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे। फिलहाल तो वो है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनका खुद का मामला है कि वो मतलब फैसला खुद का होगा कि वो पार्टी से समर्थन करे या अलग कोई राजनीतिक गुट बना ले या अलग से अखिलेश को समर्थन करे या जयंत चौधरी को समर्थन करे। उनका गृह राज्य भी है उत्तर प्रदेश। रही बात उनको पार्टी के सामने मैं खुल के बोलता था या मुद्दों पे बोलता था तो मुझे मेघालय भेज दिया गया। अब देखो 2018 में तो वो जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे, उसके बाद उनको मेघालय भेजा गया था। ऐसा तो है नहीं कि किसी के चॉइस पे किसी को जो केंद्र सरकार है या राष्ट्रपति है वो चॉइस करके उनको पूछेंगे कि आपको मैं अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाऊंगा तो आपको ठीक लगेगा क्या, या आपको कोई अगर राज्य जो है वो बहुत दूर है वहीं पे बना लूँगा तो आपको ठीक रहेगा क्या। देखो वजुभाई वाला गुजरात के दिग्गज नेता थे, उनको कर्नाटका के राज्यपाल के तौर पर भेजा गया था, उन्होंने तो नाराजगी जताई नहीं थी। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थे, उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, तो उन्होंने तो नाराजगी मतलब जताई नहीं थी कि मुझे गुजरात से हटाकर यहाँ भेज दिया। तो ये तो मतलब उनकी खुद की बात है सत्यपाल मलिक साहब की कि वो अपनी नाराजगी कहीं पे, मतलब एक कहावत है ना कि पेट में दर्द है और सिर जो है वो कहीं पे पटक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो मामला तो अब भारतीय जनता पार्टी जाने और केंद्र सरकार जाने, लेकिन सत्यपाल मलिक फड़फड़ा रहे हैं वो तो नक्की है। जी मेरा अंतिम सवाल है आपसे, वो सवाल जो है वो वरुण गांधी का, क्योंकि युवा चेहरे की तरफ से जो है पहचान रखते हैं, वो लगातार युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो भी लगातार मोर्चा खोले देखे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। तो उनकी नीतियों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या उनका लंबा भविष्य आपको भारतीय जनता पार्टी में जो है दिख रहा है अभी भी? देखो वरुण गांधी की बात है तो वो मतलब जब कुछ भी बोले हैं, कुछ भी मुद्दा पे बोले हैं तो वो सॉफ्ट तरीके से बोले हैं। सत्यपाल मलिक जो बोलते थे वो हार्ड लाइन से बोल देते थे। वरुण गांधी ने बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा, लेकिन वो चर्चा करने का तरीका अलग है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने उनका समर्थन किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन वरुण गांधी ने ये गलत बोला है ऐसा भी किसी ने बोला नहीं है, और कहीं भी चर्चा भी नहीं हुई है कि वरुण गांधी का ये जो रवैया है वो ठीक नहीं है। अब वो अलग अलग मुद्दे पे बोले जा रहे हैं या सत्यपाल मलिक की तरह बोलते ही जा रहे हैं, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। वरुण गांधी का कहीं कोई मुद्दे पे उन्होंने एक रुख रखा है कि भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये रुख था। और सत्यपाल मलिक की बात करते हैं तो वो तो सीधा खुले तरीके से मतलब अपनी तलवार जो है खींच के बैठ जाते थे। वो संवैधानिक पद पे थे, राज्यपाल थे, तो उनको दूसरे मुद्दे पे बोलने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो मेघालय की प्रॉब्लम की बात करते थे तो वो बात मानी जाती थी। वो राज्यपाल थे, मेघालय थे, और बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की या उत्तर प्रदेश की या किसान की या किसी और राज्य के मुद्दे पे या केंद्र सरकार की नीतियों की। अरे भाई आप राज्यपाल है, आप जहाँ के जो जिस राज्यपाल के राज्यपाल बनकर बैठे हैं उनकी नीतियाँ, उनकी जो प्रॉब्लम है वो केंद्र सरकार को आप रिपोर्ट करो या उनको सामने रखो, वो बात अलग है। लेकिन आप राज्यपाल के तौर पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में बैठे हैं और बात कर रहे हो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी या उत्तर प्रदेश के किसानों की, तो वो तो किसी को ठीक नहीं लगेगा ना। वरुण गांधी अपने एरिया की बात करते हैं, उनके क्षेत्र की बात करते हैं। ये समझना पड़ेगा शोभित की राजनीति में कौन कैसा और कहाँ से बोल रहा है। और रही बात संवैधानिक पद की, तो सत्यपाल मलिक तो एक राज्यपाल थे, उनको मेघालय की बात करनी चाहिए थी, नहीं कि वो मतलब जहाँ पे
केंद्र सरकार एक सख्त रवैया अपना के वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसमें अपने विरोधी दल को टेका देके मतलब सपोर्ट देके खड़े हो जाने का। तो ये तो मतलब सत्यपाल मलिक की अपने एक आपका एक अपना रवैया था, अपनी सोच थी। वरुण गांधी की अपनी सोच रहती है, लेकिन वरुण गांधी एक सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे अपनी बात रखते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, जिगर पांड्या जी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च के खिलाफ एक्शन में पाक सरकार आ गई है और प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना की भी तैनाती हो सकती है। और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है हम जानेंगे अपने साथी से, होगी जो है तुषार से। तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद पर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर अब पीटीआई नेता वफाद चौधरी ने दावा किया है कि इस्लामाबाद तक उनकी पार्टी के लंबे मार्च की सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। तो दूसरी तरफ पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने इस मार्च के खिलाफ सेना को बुलाने और सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। बता दें कि गृह मंत्री राणा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इसमें यह फैसला भी लिया गया था कि प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए राजधानी शहर के रेड जोन में पाकिस्तानी सेना को तैनात किया जाएगा। सीधे तौर पर यह फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि राणा ने कहा था कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत में पीटीआई को इस्लामाबाद में प्रवेश नहीं करने देगी। इससे पहले पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद में हकीकी आजादी मार्च के लिए तैयार होने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ लेने के लिए कहा था कि वो देश के लिए जिहाद मानते हुए लंबे मार्च में भाग लें। और मार्च में तकरीबन 20,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी सूचना में मिल रही है। बता दें कि लंबे मार्च के दौरान संघीय राजधानी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष सुरक्षा दल ने सिंधु पुलिस और रेंजर्स ऑफ और बता दें साथ ही इसमें शामिल करने का भी फैसला लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी अछूता नहीं है अंतरकलह से और लगातार वहां पर घमासान जारी है इमरान सरकार के बीच में और शहबाज शरीफ सरकार के बीच में। इसी खबर पर सीधा रुख करेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी का और उनसे ही जानेंगे कि इमरान खान का जो कद है किस तरीके से पाकिस्तान में गिरता हुआ दिख रहा है। लगातार जिस तरीके से उनकी सरकार गई और उसके बाद आलोचकों की उंगलियां जो है उनके ऊपर उठ गई हैं और लगातार इमरान खान जो है अपनी नीतियों को लेकर जो है अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहा है। तो इसके दूरगामी परिणाम जो है वो पाकिस्तान में क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अंतरकलह जो है वो चरम पर पहुंच चुकी है। जी शोभित, आपकी बात बिल्कुल सही है और वहाँ इमरान खान के लिए जो है वो एक अस्तित्व की लड़ाई है। वो इस दौर में जो दौर चल रहा है वहाँ पे अभी वहाँ पे वो अभी पीछे हट नहीं सकते हैं। अगर वो पीछे हटे और उन्होंने अपना आक्रामक रुख रवैया अगर ना लोगों के सामने रखा और ना उस पर चले तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो है बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अपने खुद की सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी व्यक्तिगत मतलब एक अपने उनके भौतिक शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ उस तरह से उनकी हालत बनी हुई है कि वो अगर नहीं निकले रोड पर और मार्च नहीं निकाली और ये सब प्रदर्शन वगैरह नहीं किया तो वो खुद जो है बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हैं। तो अब ये है कि या तो डू और डाई वाला मामला है उनके लिए, तो फिर अगर कुछ नहीं करेंगे फिर भी उन पर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि कुछ करके मतलब फिर जो है कुछ दमखम दिखा के लोगों में उनके प्रति अगर कोई भी अभी भी जो है अच्छी भावना या उनका समर्थन हो तो उसको जगाते हुए अगर फिर कुछ रिपरकशन उनको फेस करना पड़े तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। तो राजनीतिक जमीन उनकी काफ़ी वहाँ पे खिसकी हुई है। उनका आरोप ये रहा है जब ये पदच्युत हो भी रहे थे तब भी उनका बड़ा साफ आरोप था कि अमेरिका के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। और कुछ उन्होंने कागज़ भी कहा था कि मेरे पास है, मैं बताना नहीं चाहता कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनको जो है अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ी और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है फिर वहाँ पे बैठे। उसके बाद से उन पर जो है जैसे भी पाकिस्तान में वैसे ये चलन है। आप देखिए कोई भी सत्ताधीश जब कुर्सी छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर फिर
तरह तरह के आरोप होते हैं और उसमें भ्रष्टाचार का आरोप बहुत बड़ा होता है हमेशा। तो ये हर एक सत्ताधीश पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठता है तो उनके लिए ये एक चलन सा है। इमरान खान के लिए ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि उनको तालिबान खान कहा जाता था, मतलब कि वो अफगानिस्तान की आज की जो स्थिति है वो जब पहले नहीं थी और जब अमेरिका भी वहाँ था तब भी उनको खुलकर जो है तालिबानों को समर्थन करते हुए वो उनके निवेदन और वगैरह सब देखने को मिलते थे और अमेरिका को वो कभी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनका सेना में भी एक अच्छा संबंध था, सेना से भी पाकिस्तान की, और आईएसआई जो है उनसे भी उनके अच्छे संबंध हुआ करते थे और जो तालिबान है उन सबसे अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो उनको लगता था कि ये मैं मतलब इनविंसिबल हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अमेरिका के अब ये थियरी को मानने का मन हो रहा है कि शायद अमेरिका का ही हस्तक्षेप रहा होगा या पर्दे पीछे का कुछ संचालन रहा होगा, क्योंकि उनकी नीतियों से इमरान खान जो है सहमत नहीं होते नज़र आते थे। और पाकिस्तान जो है पपेट स्टेट रहा है अमेरिका का जब से वो बनाए तब से। तो इमरान खान चाहते थे कि वो पपेट स्टेट ना रहते हुए खुद अपनी एक पहचान बनाए, ताकि वो रशिया के साथ भी करीब होने की कोशिश कर रहे थे, चीन से वो अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि अमेरिका को कभी पसंद नहीं थी और शायद ये जो थियरी वो कह रहे हैं वो सही हो कि इसीलिए जो है उनको कोई षड्यंत्र के भाग रूप जो उनको हटाया गया हो। अब क्योंकि वो जन समर्थन से चुनकर आए थे तो एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि लोगों में उनकी प्रति कोई ना कोई चाहत तो होगी, कोई ना कोई समर्थन तो रहेगा। तो उस तरह से वो अपने आप को कोने में धकेल के खुद जो है मतलब लोग उसको कॉर्नर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉर्नर हो नहीं सकते। उनको बाहर आना पड़ेगा और अपनी जो भी उर्दू में जो शब्द है जमहूरियत जो वहाँ की है, तो वहाँ पे उनको फिर अपने आप को पुनः सत्ता में लाने के लिए या कम से कम उनके साथ जो भी होने जाने वाला हो जाने मतलब आगे जो होगा भविष्य में उनके साथ, तो वो कानूनी कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार से लेके बहुत सारी बातें होंगी। तो उसे रोकने के लिए भी एक शक्ति प्रदर्शन करना और अपने आप को जो उनका खुद में जो दमखम है वो दिखाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मेरा एक सवाल इसी से निकलता है कि पाकिस्तान में हम सेना का भी कर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जिस तरीके से एक बात निकल कर आती है कि यदि पाकिस्तान में कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें सेना का बड़ा योगदान होता है या बड़ा रोल होता है, तो क्या कुछ है सेना का सिनेरियो पाकिस्तान में? सेना हमेशा से एक मुख्य चालक बल रही है। वो आप जानते हैं कि एक ऐसा पड़ोसी देश है जहाँ पे सैन्य अधिकारी जो हैं वो तानाशाह के तौर पर वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक सत्तारूढ़ रहे हैं। चाहे वो आप याया खान की बात कर लो, अयूब खान साहब की बात कर लो, आप ये जनरल जियाउल हक की बात कर लो या फिर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात कर लो। तो ये लोग ऐसे रहे हैं जो पाकिस्तान पर बैठे हैं एज ए डिक्टेटर। उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली है और पूरी तरह से जो है इस्लामीकरण करने का और इस्लामी शरिया के मुजब चलने का एक ट्रूली जितना शायद सऊदी अरब भी नहीं है उससे भी ज़्यादा कट्टर इस्लामिक कंट्री बनने का प्रयास उन्होंने हर तरह से किया हुआ है। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वहाँ के, उनका ये कहना है कि हम अनवर मकसूद साहब जैसे अगर आप कभी उनको सुनो, या मोइन अख्तर तो अभी रहे नहीं, ऐसे कुछ जो कला जगत से भी जुड़े हुए लोग और काफ़ी प्रबुद्ध लोग, तो उन सबका ये मानना रहा है कि बहुत कुछ संभावना हो सकती थी पाकिस्तान में, वो कर नहीं पाया क्योंकि एक तो पपेट स्टेट बना और दूसरा कि तानाशाहों के हाथ में सत्ता की बागडोर जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में रही। और जब तक तानाशाह होता है, देखिए तानाशाह दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं जिसके राज में अच्छा होता है, सिंगल हैंडेड डिक्टेटरशिप कहीं काम अच्छा कर जाती है। सिंगापुर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सिंगापुर में जिस सज्जन ने 40 साल तक बागडोर संभाली, जो कुछ साल पहले गुजर गए, अपने नरेंद्र भाई उनके बहुत बड़े फैन रहे हुए हैं, पर उन्होंने सिंगापुर की कायापलट कर दी। तो वो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जैसे हुस्न मुबारक साहब थे, इजिप्ट की बहुत बड़ी कायापलट कर दी थी उन लोगों ने। सऊदी अरबिया तो तानाशाह क्या कहें, वो तो वहाँ तो वो है ना, वहाँ तो फ्यूडलिज्म है, वहाँ तो राजाशाही चलती है, वहाँ तो कोई जो बड़ा कबीला है उसका जो बड़ा एल्डर होता है वो फिर राजा कहा जाता है। तो वहाँ तो राजाशाही प्योर सेंस में चल रही है। तो वहाँ तो डिक्टेटरशिप की बात नहीं है, वहाँ तो राजाशाही चल रही है, तो वहाँ अलग बात है। पर बहुत सारे ऐसे कुछ है वाकया जहाँ पे, जैसे सद्दाम फॉर एग्जांपल, जब सद्दाम जब विक्टिमाइज नहीं हुए अमेरिका के द्वारा, तब तक तो अमेरिका के अच्छे दोस्त थे। और जब तक दोस्त थे, सद्दाम ने जितना लिबरलाइजेशन इराक में किया था उतना कभी कोई भी आपको मुस्लिम कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। वो था तुर्की बहुत कमाल की जगह हुआ करती थी, हालांकि प्योरली इस्लामिक कंट्री था, लेकिन एक ज़माने में बहुत अच्छी
वो देश हुआ करता था, काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। अफगानिस्तान फॉर दैट मैटर, अफगानिस्तान जो है वो भी बहुत मतलब इतना प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था लेट 70s तक, ठीक है। पर ये सब चीज़ें फिर बदलती है जब फिर वो फैनेटिज्म आ जाता है, जब एक कट्टरवाद, एक जुनून, जब कहीं किसी पे छा जाता है, किसी भी प्रदेश या देश पे, फिर वो प्रोग्रेसिवनेस नहीं रहती है। और पाकिस्तान ने बहुत देखा है। जनरल जियाउल हक मेरे ख्याल से 12 साल तक तो रहे, 12 या 14 साल तक रहे, वो डिक्टेटर रहे पाकिस्तान के। उस दौरान जो है वो पाकिस्तान बहुत पिछड़ गया। वो मिड 70s से लेके लेट 80s तक का पूरा दौर था, वो 14-15 साल पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। तो ये पाकिस्तान ने सेना के प्रभाव को बहुत मतलब मैं कहूँगा प्रभाव से ज़्यादा दुष्प्रभाव को बहुत झेला है। और बहुत बड़ी वजह रही है कि सेना जो है वो मुख्य चालक बन रही है पाकिस्तान का। सरकार अगर डेमोक्रेटिक भी अगर चुन के भी बनती है सरकार फॉर एग्जांपल, तो भी सेना का जो से है उसमें वर्चस्व, प्रभुत्व जो है वो बहुत बड़ा रहता है। और ये हम देखते आ रहे हैं जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से। हाँ, बांग्लादेश इससे छूट गया, तब से बांग्लादेश काफ़ी तरक्की पे रहा, वहाँ पे तरक्की हो रही है। शायद बांग्लादेश की जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो हमसे भी बड़ी, हमसे भी ज़्यादा अच्छी है। और पाकिस्तान से तो मतलब इतनी अच्छी है कि पूछो मत। तो वो एक फ़र्क रहता है। अगर आप ठीक तरह से डेमोक्रेटिक वे में काम करोगे तो आपके देश का भला होता है। और अगर सेना के बलबूते पे चलोगे या सेना ही आपको चलाएगी तो फिर सेना की सोच प्रोग्रेसिव नहीं होती कभी। मतलब इस तरह के जब प्रदेश होते हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन सेना बड़ी प्रोग्रेसिव है, वो ब्रिटिश सेना बड़ी प्रोग्रेसिव है, ठीक है। पर वहाँ क्या है कि एक सिस्टम पूरा रखा गया है, वहाँ एक हायरार्की है, सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत पूरा काम होता है। जहाँ नहीं होता है फिर वहाँ एनार्की छा जाती है। तो पाकिस्तान एक सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ एनार्की अभी छाई हुई है। अब ये यात्रा निकालेंगे, सेना उसको रोकेगी, तो फिर जो कलेश होगा उसमें आप देखिए फिर क्या हिंसा होती है, क्या खून बहता है, यही सब हमको आगे देखने को मिलेगा। मेरा अंतिम सवाल है सर इसी मुद्दे पर कि ताज़ा हालत क्या है पाकिस्तान की, जिस तरीके से वो अंदर से खोखला होता चला जा रहा है, कहने का मतलब कई उसके ऊपर कर्जे लगते जा रहे हैं। और भी पाकिस्तान में बाढ़ का भी हम लोगों ने आलम देखा, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है संवेदना जताई थी मृतकों के प्रति। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बाद, और उसमें इतना बड़ा अंतर्गल है, ये किस तरीके से जो आने वाले समय पाकिस्तान को मजबूत करेगा या बिखेर के रख देगा? नहीं, पाकिस्तान बिखर जाए उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ मैं नहीं मानता हूँ, जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो विश्लेषण या एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जो स्टडी अभ्यास कर रहे हैं, उन सबका ये मानना है, ज़्यादातर लोगों का, कि ये जो स्थिति चल रही है वो आगे चलेगी। एक तो पहली बात ये कि अस्थिरता रहेगी वहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी का आना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो टुकड़ों में बट जाएगा, वो एक देश की तरह नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ फ्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो पंजाबी फ्रैक्शन है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन है जो हमेशा डोमिनेट करता रहा है। दूसरी ओर जो सिंध का फ्रैक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फ्रैक्शन है, जहाँ से बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड जो है आसिफ अली जरदारी, ये कराची और उस तरफ के जो उस साइड का प्रदेश उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मुल्तान आ जाता है आपका, फिर बलूचिस्तान तो अपने आप को पहले से अलग करने की मांग कर रहा है। सिंध जो मतलब कराची और ये जो है इसको सिंध प्रांत में आ जाता है। तो ये सब फ्रैक्शन बहुत वहाँ पे स्ट्रांगली कॉन्फ्लिक्टेड जोन है वहाँ पे पूरा। तो वो मुश्किल है उसका एक देश के तौर पर टिक पाना। और विशेष रूप से मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि आर्थिक तौर पे वो ख़त्म सा हो गया है, वहाँ नहीं बचा है कुछ, मतलब उस तरह से। और रिसोर्सेज वहाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल आपको उन रिसोर्सेज को कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे हो जब आपके पूरे देश में, तो फिर उसका प्रोस्पेरिटी की ओर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो स्थिति अभी है पाकिस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इस समय माला स्थिति है वो लगातार गिरती हुई जा रही है, और इसके बाद जो अंतर्कलह की घटना सामने आ रही है या आने वाली हैं कुछ दिनों में, वो भी मौजूदा स्थिति को खराब करती हुई दिखेंगी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल कल दौरा हुआ, तो इससे एक सवाल ये निकलता है, क्या हिमाचल दौरे से जो है प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे से क्या समीकरण बदल जाएंगे? क्योंकि लगातार अभी भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, और जिस तरीके से कांग्रेस की जो एक सूची है वो जारी होने की उम्मीद जताई जा रही, हो सकता है आज शाम को या कल सुबह तक जारी भी हो जाए, जो उन्होंने निर्वाचन आयोग
को लेकर जो अपनी एक सूची जारी की है उसको लेकर भी काम किया जा रहा है और कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रही है हिमाचल में, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। हालांकि अंतर्कलह की बात से हम लोग उसके नकार नहीं सकते और इसी खबर पर अपडेट के लिए जुड़ेंगे हमारी साथी सहयोगी वैष्णवी से और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा रथ यात्रा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे थे। इससे पहले हिमाचल दौरे के जो एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि पिछले 8 वर्षों में जो डबल इंजन सरकार ने जो हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। साथ ही उन्होंने हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जो वहाँ पर स्थित है, वहाँ पे IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं, उसको लेकर मोदी ने कहा है कि कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद भी जो केंद्र और हिमाचल राज्य सरकार ने जो काम किया है उसका यही परिणाम है। बिलासपुर एम्स का जो हम काम बहुत मजबूती से कर रहे हैं और आज की जो पीढ़ी है इसके लिए भी हमने आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम करते रहेंगे। तो इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा। साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी उन्होंने जिन 4 राज्यों को चुना है उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश की जो उन्होंने कहा अपनी संबोधन में कि उनकी जो हिमाचल प्रदेश की जो भूमि है वो वीरों की धरती है और मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे यहाँ का कर्ज चुकाना है। इन सबको स्टेटमेंट को उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो वैष्णवी का कहना है कि जिस तरीके से हिमाचल दौरे के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई उपलब्धियों को भी गिनाया और साथ ही कहा कि जिस तरीके से हिमाचल जो है वो वीरों की भूमि है, तो निश्चित ही तौर पर एक मैसेज साफ है कि लगातार प्रधानमंत्री का जो कद है वहां पर हिमाचल में बढ़ता जा रहा है, उनके दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी थोड़ा समय है और उसको लेकर भी लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे भी हो सकते हैं। इनमें से एक बात ये निकल कर आ रही है सामने कि हिमाचल दौरे से क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये अहम रहा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात की जा रही थी कि हिमाचल में इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, ऐसी कोई भी उम्मीद तो फिलहाल बनती हुई स्थिति साफ नहीं हो रही है और कांग्रेस का जो है अभी भी डाउनफॉल जो है हिमाचल में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटना का जिक्र कर रहे थे, गुजरात में भी चुनाव होने हैं तो निश्चित ही तौर पर जो है प्रधान मोदी है वो एक्टिव मोड पर आ चुके हैं। अच्छा, एक शब्द का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम कर्ज उतारेंगे। राजस्थान का चुनाव, राजस्थान में जब उन्होंने अभी 2 दिन या 3 दिन पहले जनसभा को किया तो उन्होंने बोला कि हम इतनी देर से आए, राजस्थान की जनता का हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, इसको हम उतारेंगे। हिमाचल में भी इसी सेंटेंस को उन्होंने दोहराया कि हम कर्ज उतारेंगे। तो क्या है कर्ज के मायने और कर्ज किस तरीके का जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है जिसको उतारने की वो बात कह रहे हैं बार बार? अब देखिए, मैं तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही है कि जो चुनाव जीता के भेजा हुआ है दूसरी बार, जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं और वहाँ भी हिमाचल में उनकी सरकार बनी हुई है, गुजरात में भी बनी हुई है, राजस्थान में नहीं बन पाई लेकिन वहाँ फिर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बस वही बात का जिक्र हो रहा है कि जिस तरह से आपने भरोसा रखा है तो उस भरोसे का कर्ज है मुझ पे और मैं उसको उतारना चाहूँगा। तो आने वाले दिनों में पता नहीं, देखते हैं अब कैसे वो कर्ज की अपनी ओर से व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनकी ओर से भी व्याख्या का आना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारी समझ है कि हम ऐसे समझ रहे हैं, हो सकता है कुछ वो और भी सोच रहे हो जो हमको मालूम ना हो अभी, पर जो भी कर्ज होगा तो वो कह रहे हैं कि चुकाएंगे, उतारेंगे, तो चलो अच्छी बात है। वो मतलब जनता का भला होगा तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर कोई एक देश का नेता ये कहता है अपनी जनता से कि मैं आपका ऋणी हूँ और मैं उस ऋण को चुकाना चाहूँगा तो अच्छी बात है। इसमें मैं समझता हूँ फ़ायदा तो जनता का ही होगा। तो बस ये वाक्य या जो कह रहे हैं उसका मेरे हिसाब से मतलब यही निकलता है और तो कुछ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या कहेंगे हिमाचल के बारे में? कांग्रेस की मौजूदा हिमाचल का, हाँ मुझे पूछिए, मैं क्या बताऊं। आप पूरे देश में देखिए ना क्या स्थिति, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं ना कि वहाँ नहीं कुछ। मैं 2 चीज़ें बड़ी साफ मानता हूँ और कहता भी हूँ कि कांग्रेस जो आज की स्थिति है वो कांग्रेस की ये है, पहली बात कि संगठन के तौर पर इससे कमज़ोर कांग्रेस हमने कभी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जितने भी और वरिष्ठ लोग या मुझसे भी वरिष्ठ लोग हैं जो राजनीति कवर करते हैं वो सब इस चीज़ को मानेंगे। अब उससे विपरीत एक दूसरी बात है, इतनी कमज़ोर होने के बावजूद भी कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी या विचारधारा आज भी देश के लोगों के मन में, जो लोग आज भी उनका समर्थन करते हैं,
उनके मन में जो अभी भी प्रस्थापित हुई है, जो वो अब तक वहाँ से हिली नहीं है। ये भी वास्तविकता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है, लेकिन हकीकत ये है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे अब देखो राहुल गांधी जब चलते हुए आ रहे हैं तो आप देखिए उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। अब जुड़ रहे हैं, वो बात तो वास्तविकता है, उसको तो आप ठुकरा नहीं सकते। और वो कोई पेड़ भीड़ तो लग नहीं रही है, पैसा दे के बुलाएगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर चंदा किसी को मिलता है तो भाजपा को मिलता है ना। तो वो अर्थ का उपयोग करके कोई बुलाई गई भीड़ हो, ये भी तो नहीं लगता है। तो स्वयंभू रूप से लोग आ रहे हैं अगर उनके साथ, तो मतलब ये है कि भी लोगों के मन में कांग्रेस की विचारधारा अभी भी जिंदा है। अब राहुल गांधी कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या वो तो नहीं है किसी उनको देखने के लिए आएंगे, है ना। वो फिल्म स्टारों का क्रेज रहता है, चलिए ठीक है, पर वो तो नहीं है। तो विचारधारा जीवित है पर संगठन बहुत कमज़ोर है। और इनके आसपास के जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं है। तो उसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं और कांग्रेस भी भुगत रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अब हिमाचल हो या गुजरात हो, हर जगह स्थिति एक सी है कांग्रेस की। लोगों के मन में है, पर उस विचारधारा को मूर्तिमंत करने के लिए जो कोई ऐसा ये संगठन या कोई ऐसा नेता चाहिए जो ना हिमाचल में है ना गुजरात में है, ये प्रॉब्लम है बस। एक मेरा सवाल इस खबर से अलग हटकर है कि आम आदमी पार्टी का जब जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल में अपनी पैठ बढ़ाई थी, अब देखिए कहीं ना कहीं वो कम हो गई है। मतलब पिछले अगर हम 15-20 दिनों की बात करें तो हिमाचल से जुड़ी हुई गतिविधियां जो है वो ना के बराबर है, पूरा कंसंट्रेट गुजरात पे। और इसके बाद उनका दावा है कि गुजरात के बाद तो हिमाचल भी हम फतह कर लेंगे। तो इस तरीके कयासबाजी और बयानबाजी क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी? नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, और उनका फोकस भी गुजरात पे है। गुजरात पे होना भी चाहिए। अगर वो व्यूहरचना के दृष्टिकोण से अगर ठीक से समझे राजनीति को, तो पहला फोकस उनका गुजरात पे होना चाहिए और बहुत एग्रेसिवली होना चाहिए, जो अभी है, दिख भी रहा है। और हिमाचल जो है उस हर मुकाबले हिमाचल जो है, मतलब किसी राज्य को मैं कोई ऊंच नीच नहीं कह रहा हूँ या उसकी महत्वता को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये नरेंद्र भाई का होम स्टेट है ना। वहीं से तो आके वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये जो है वो ये इज्जत का सवाल होता है इनके लिए हमेशा। हिमाचल नहीं होता, एमपी भी नहीं होता, राजस्थान भी नहीं होता, लेकिन गुजरात हमेशा से इज्जत का एक सवाल रहता है और नाक का सवाल हो जाता है कि नाक बचाना है। तो वो इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रहार करना और वहाँ सबसे ज़्यादा हो सके उतना जो है वो वोट प्राप्त करने की कोशिश करना, वो सेंध लगाने की कोशिश करना। ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सही में अपने अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश कर रही हो तो फिर ये करेगी। तो वो वही आम आदमी पार्टी कर रही है। तो उसके लिए हिमाचल अभी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, और वो नहीं है। वो उनके लिए अच्छी बात है कि वो कहीं फोकस्ड हैं और ठीक जगह फोकस्ड हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि जेपी नड्डा जी का जो कद है वो हिमाचल में इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव भी होने हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो आपको लगता है कि मजबूत कोई जिम्मेदारी जेपी नड्डा साहब को मिल सकती है? क्योंकि हिमाचल दौरे को लेकर भी वो कई बार रोड शो कर चुके हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल से उनका व्यक्तिगत कुछ लगाव भी है और वो जनता के हिमाचल से बिल्कुल उनका लगाव भी है और जनता के बीच में उनकी एक अलग छाप है। तो कह सकते हैं कि इस बार जेपी नड्डा के जो है सितारे जो है हिमाचल से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो अब इनका जो टर्म चल रही है अध्यक्ष के तो बतौर अध्यक्ष, तो ये भी खत्म होगी। ये जब खत्म होगी तो तब तक मेरे ख्याल से हिमाचल के चुनाव भी आ रहे होंगे या सर पे होंगे या उस तरह का कुछ दृश्य होगा। तो कयास से लगाया जा रहा है कि नड्डा साहब को अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो फिर उनका मुख्यमंत्री वहाँ पर बना दिया जाएगा। क्योंकि भाजपा में हमने ये देखा है कि एक बार जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है अमित भाई को छोड़ के, ठीक है, अमित भाई को छोड़ के अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो फिर उसके बाद उसके पर तुरंत काट दिए जाते हैं। मतलब फिर उसको जो है फिर वो प्रादेशिक राजनीति में भेज दिया जाता है। तो वो नड्डा साहब उसके लिए तैयार होंगे, उनको जानते हैं जो पूरा रीति रिवाज जो है पार्टी का, तो वो जानते हैं। तो और मुझे लगता है कि वो इतने एम्बिशियस नहीं है, तो खुश भी होंगे कि कम से कम पार्टी अध्यक्ष से पद से अगर मेरी टर्म पूरी अगर हो रही है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी कोई छोटी बात तो नहीं है। तो मुझे लगता है वो कुछ प्लान उनका उस तरह से होगा नरेंद्र भाई का, और उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे वो। अगर जेपी नड्डा सर अगर हिमाचल का रुख कर लेते हैं और मानते हैं कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाती है तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पे कौन से चेहरे हो सकते हैं? अभी बहुत कयास लगाना बहुत मुश्किल होगा और ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी से बहुत देर है उसमें अभी,
कम से कम 1 साल की देरी है मेरे ख्याल से। तो अभी तो कहना भी मुश्किल है। अनुराग ठाकुर एक नाम मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ हिंट है मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ, पर वही होंगे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि हिमाचल चुनाव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार जो है इस चीज़ को लेकर भी जनता के सामने यानी कि दर्शकों के सामने लेकर बात करते रहते हैं। अब आने वाले समय में बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरीके से मजबूती के साथ हिमाचल में दोबारा से लॉन्च करती है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और वो ये है कि सपा की तैयारियों को फिर से झटका देने की तैयारी कर रही है बहुजन समाज पार्टी। इसमें क्या कुछ अपडेट है जानेंगे साथी से होगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी सर, मैं शोभित जी आपको बता दूं कि सपा इन दिनों जो तैयारी कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर, तो इसके लिए वो लगातार दलित जो वोट बैंक है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हाल ही में आप देख लीजिएगा, जो सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उस दौरान भी उन्होंने अम्बेडकर जी के सपनों को और जो दलितों पर हो रहे शोषण को लेकर उनका जिक्र किया था। तो इस दौरान उन्होंने दलित के वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की थी। वहीं अब बसपा भी जो चुनावी दंगल है उसमें आने लगी है। तो उन्होंने भी क्या, मायावती ने भी निर्देश दिए हैं कि 9 अक्टूबर को जो उनका पार्टी का परिनिर्वाण होना है उसको प्रदेश के सभी मंडलों में आयोजित करने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने वहां के जिला अध्यक्षों से भी बात कर ली है और इस दौरान वो अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो जो बसपा पार्टी वो दोबारा वापस आने की तैयारी कर रही है और वो सपा को जो है करारा जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो जिस तरीके से मानसी ने कहा कि बसपा जो है अपने आप में फिर से जान फूंकने की काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि वो कितना सफल हो पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। और इसी मुद्दे पर फिर से हम जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और जानेंगे कि बसपा का जिस तरीके से ग्राफ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में एकदम से गिरा हुआ है या कह सकते हैं एकदम से कम हो गया है, इसकी वजह क्या है। और दूसरा ये कि बसपा लगातार ये कहती है वो बीच बीच में सिगुफा छोड़ती है, बीच बीच में राष्ट्रीय जो है अधिवेशन करती है, बीच बीच में जो है वो पार्टी करती है और कहती है कि हम फिर से मजबूत स्थिति में लड़ेंगे। और यहां तक कि राजस्थान की अभी जो उठापटक हुई थी कांग्रेस में, उसमें भी जो है बसपा ने अपने आप को मजबूत करने की बात कही थी। तो बस बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि बसपा की मौजूदा स्थिति क्या है अभी, और तमाम दावे किए जा रहे हैं पार्टी आला कमान की तरफ से। जो धरातल पे दिख रहा है शोभित भाई, वो तो ये है कि बसपा की स्थिति बहुत कमज़ोर है। मतलब बसपा कहीं कुछ भी काम करती हुई दिखाई नहीं देती है। आपने कभी देखा कि आपने कब, आपको याद होगा कि बसपा लोगों की बातों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर रास्ते पे उतरी हो, कोई प्रदर्शन किया हो, कोई विरोध किया हो, या सरकार की नीतियों की टीका जो है खुलकर की हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी की सरकार है। आप याद कीजिए कब आपको सुनाई दिया था? फिलहाल तो वही नहीं है कोई। तो वही बात है ना। तो मतलब कि वो पार्टी खुद जो है सुषुप्त अवस्था में है। अब वो सुषुप्त अवस्था में है, मतलब कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, क्लोरोफॉर्म जो है सुंघाया गया है उनको, या फिर जो उन्होंने खुद समाधि ले ली है कुछ समय के लिए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिससे वो बहुत सुषुप्त अवस्था में है और इनके कार्यकर्ता जो हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है। इनकी जो कैडर बेस, जो भी इनका लीडरशिप है, चाहे ब्लॉक लेवल से लेके फिर आप प्रदेश स्तर का देखिए, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या है, बहन जी क्या चाहती हैं, बहन जी कितने लोगों को मिलती है, नहीं मिलती, ये भी एक सवाल है। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बोले हमको तो ये पता है कि वो किसी से मिलती नहीं है और किसी से बात भी नहीं करती है, व्यक्तिगत मुलाकात देती नहीं है, साक्षात्कार नहीं करती किसी का। तो अब ऐसे में अब जितने भी फॉलोअर भी हैं, समर्थक भी हैं जो उत्तर प्रदेश में बसपा के, और पता है आपको बसपा में एक वो दम था। बसपा देखिए उत्तर प्रदेश से बाहर निकली थी पार्टी, और बिहार में भी उसने अपना वो रखा था, राजस्थान में उसके 6 विधायक थे भाई साहब, हरियाणा में, पंजाब में। तो मतलब जहाँ जहाँ दलितों की आबादी थी वहाँ वहाँ बसपा की एक ज़मीन बन सकती थी, और वो बनाने की पूरी कोशिश में वो लगी हुई थी। यहाँ तक कि मुझे याद है कुछ 2012 के चुनाव में बसपा ने कुछ मेरे ख्याल से 3.5 या 4% वोट लिए थे। वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब तो वो एक संभावना बहुत बड़ी थी कि दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की और वंचितों की एक आवाज़ बन के ये पार्टी उभरे, जो सपना काशीराम साहब का था। और पर वही फिर होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुश्किल हो जाता है। फिर वो आपकी क्षमता से ज़्यादा अगर आपको मिल जाए तो फिर उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है।
तो कई बार ये बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, ये जो मुझे लगता है मायावती के साथ भी हुआ। फिर वो पुतले बनाना, हाथी बनाना, फिर वो करप्शन, ये फिर लगातार आरोप लगना कि भाई टिकट बांटने के पैसे लेती है से लेके बहुत सारी चीज़ें उन पर हुई है। और फिर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं उन पर। जांच जो है वो भी फ्रीज में, डीप फ्रीज में पड़ी हुई है, कभी भी खुल सकती है। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि उस डर से बहन जी जो है चुप है, या तो अभी कोमा में है। और ये स्थिति अगर ज़्यादा रही तो फिर क्या होगा कि आपके समर्थक आपके साथ रहेंगे नहीं। फिर जब आप उनको ही नहीं मिलेंगी, उन्हीं की बात नहीं करेंगी, उनसे कोई मुलाकात नहीं करेंगी, उनके मुद्दों को उठाएगी नहीं, तो कौन आपके साथ रहेगा और कब तक रहेगा। तो वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो मृतप्राय अवस्था में की और गति करती हुई जाती एक पार्टी है। और बहन जी कुछ उसको ठीक करने में कुछ कोई प्रयास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हमारे दृष्टिकोण से तो यही स्थिति है बसपा की। अभी अपने भतीजे को भी लॉन्च करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, हालांकि वो ग्राफ वो और उन्हें मंच पे वो सम्मान जो है वो नहीं मिलता दिख रहा है। ममता बनर्जी भी इसी रेस में चल रही हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से अपने भतीजों को लॉन्च करने की कवायद जो है शुरू हो गई है दो राजनीतिक दलों में, आगामी समय में, आने वाले समय में क्या वो वही ग्राफ हासिल कर पाएंगी जो है उनकी, कह सकते हैं, जो ममता बनर्जी ने हासिल किया था, जो मायावती ने हासिल किया था? नहीं, उनके भतीजे के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। आप जानते हैं कुछ? कोई पत्रकार जानता है कुछ ज़्यादा इनके बारे में? नहीं जानता। इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो ऐसी कोई प्रतिभा के धनी है नहीं। वो ना कोई वो आंदोलन से बाहर निकले हैं, ना कोई उन्होंने अपनी ऐसी, देखो अखिलेश भी जो है एक नेता का ही बेटा है, लेकिन कम से कम अखिलेश में वो स्पार्क तो है कि वो एक उस पिता की तरह लीडरशिप क्वालिटी में उसमें भी दिखती है। और बहुत पहले 2000 में अपने आप को लॉन्च कर चुका था। और मतलब तभी भी जो है वो कुछ दिखता था कि भाई कुछ कर पाएगा। अब इनके भतीजे में वो कोई ना दम दिखता है, ना कोई स्पार्क दिख रहा है। अब वो ज़बरदस्ती उनको नेता बनाएंगे तो नेता तो वैसे नहीं बनता ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देके फिर बात खत्म करूंगा अपनी। राहुल गांधी में स्पार्क है लेकिन 24/7 की पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो सोनिया जी चाहती हैं कि वो राजनीति में आगे बढ़े, पर वो जाते हैं, काम करते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो वो एक 24/7 का काम है, अगर वो नहीं कर पाएंगे। और उनमें फिर करिश्मा भी चाहिए, संगठन का एक ऑर्गेनाइजेशन का स्किल चाहिए कि कैसे आप अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे। वो सब चीज़ें चाहिए होती है, तभी कुछ जो है आप राजनीति में कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो निश्चित ही तौर पर कहेंगे जिस तरीके से बसपा का जो कद है उत्तर प्रदेश में, वो इस समय जनाधार अपना खो चुका है और इसी जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती जो है पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने दलित वोट के सहारे 2024 की नैया पार करने की भी तैयारी कर रखी है, ऐसा भी कहना उनके नेताओं का। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जो हश्र हुआ पार्टी का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और किस तरीके से वो जनमत अपना खो चुकी थी, क्या उसको वापस वो पा पाएगी 2024 लोकसभा चुनाव में? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। वहीं बसपा के सामने जो है अपने काडर वोट बैंक को सहेजने की भी चुनौती बढ़ गई है। अब सपा की इस चाल की काट कैसे की जाए, इसके लिए बसपा में मंथन शुरू हो गया। बसपा एक बार फिर अपना खोया हुआ जनाधार पाने की तैयारी में लगी हुई है। सपा विभिन्न कमेटियों में दलित भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें अंबेडकर के नाम पर दलितों को रिझाने की कोशिश भी हो सकती है। सपा के प्रांतीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में बार बार दलितों के उत्पीड़न और अंबेडकर के सपनों को साकार करने की दुहाई भी दी जाती है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जहां कहीं भी बसपा का अधिवेशन होता है, जहां कहीं भी रैली का आयोजन होता है, तो लोगों का जन समर्थन तो उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मौजूदा समय में भी दिखाई दे रहा है। ये जन समर्थन हम बात कर रहे हैं चुनाव के दौरान, जब बसपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश में आई थी, तब भी वो जन समर्थन दिखाई दिया था। उनकी रैली में जो है लाखों लोगों की भीड़ जो है वो जुट जाती थी। और आज भी लाख लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि लाख लोगों से कम भी भीड़ जो है वो नहीं आ रही, वो भी जुड़ रही है, लेकिन वो जन समर्थन जो है वो कहां जा रहा है, इसका पता जो है बसपा पार्टी के आला नेताओं को नहीं लग पा रहा। तो अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ी दुविधा की जो है ये बात हो गई है। वहीं सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी 5% दलितों को अपने पाले में लाने में सफल रही तो प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। मौजूदा अगर स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा जो है वो अस्तित्वहीन पार्टी के तौर पर उसकी पहचान की जा रही है। मौजूदा दो पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है अस्तित्व में है और समाजवादी पार्टी जो है ये मजबूत विपक्ष की भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर निभा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि बसपा का कहीं नामो निशान नहीं है। हालांकि उनके शायद एक विधायक जो है वो विधानसभा को बसपा के चेहरे की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि उनका एक हमने बयान भी पिछले कुछ दिनों पहले देखा था जिसमें कहा था कि हम सबसे वरिष्ठ जो है नेता हैं सदन के और हमारा सम्मान जो है वो फिर से हम इसमें बसपा के प्रतिनिधियों की संख्या जो है विधानसभा भवन में बढ़ाएंगे। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि वो जनसंख्या कब बढ़ाते हैं, क्या लोकसभा में उसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कई महत्वपूर्ण सीटों को अपने पाले में लाने में पिछले कई सालों से कामयाब हो रही है। या कह सकते हैं जब से केंद्र सरकार में मायावती माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी की सरकार है तब से वो अपने पाले में लाने में कामयाब रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि बसपा अपना खोया हुआ जनाधार कैसे पाती है, किस तरीके से वो अपनी जो कह सकते हैं अपने वोट बैंक को सहेजती है, क्या फिर से जो है सपा लोगों के मन में अपनी पैठ बना पाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल बनता हुआ दिख रहा है। सपा के दलित वोट बैंक पर निशाने के लिए बसपा ने भी तैयारी की है, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो लगातार गतिविधियां जो हैं वो अपने आप में जारी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बसपा अपने आप को फिर से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मजबूत स्थिति में खड़ी कर पाएगी। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।